श्री सतीश पूनिया। धन्यवाद सभापति महोदय। लोकतंत्र और सदन की एक परंपरा है जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण करते हैं और सरकार का पक्ष सरकार की प्रतिबिंब के रूप में उसमें रखते हैं। आप विधायिका के शीर्ष आसन पर विराजमान हैं। पीछे पूज्य बापू की एक सुंदर सी तस्वीर है। बापू के बारे में कहा जाता है कि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उसके पार्श्व में एक उक्ति लिखी हुई है, सभा में या तो प्रवेश न किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहाँ स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहाँ न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी हो जाता है। मुझे लगता है कि विगत 4 वर्षों में राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस पार्टी ने जिस अभिभाषण के जरिए जो बातों का उल्लेख करने की कोशिश की है, आने वाले समय में बजट भी आएगा और मैं पिछले ये 5वां अभिभाषण है जो मैंने सुना। बजट के बारे में भी सुन रहा हूँ कि बहुत पॉपुलिस्टिक बजट होगा, रेवड़ियाँ बांटी जाएंगी, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा लगता है कि माले मुफ्त और दिले बेरहम सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पापों पर पर्दा डालने की भी कोशिश होगी। लेकिन पिछले इन 5 अभिभाषणों का यदि मैं जिक्र करूं और इस आखिरी अभिभाषण का, और बजट की प्रतीक्षा तो है ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लक्षण वैसे ही हैं जो राजस्थान की अनेक भाषाओं में अनेक तरीके से किसी खाट पे पड़े हुए अंतिम व्यक्ति को जाने के इंतजार में होता है। अलग अलग तरीके से कहा जाता है। हमारे यहाँ शेखावाटी में तो कहते हैं जानती का बाजें। माचे पड़ी है। हाड़ोती में कहते हैं खाटलाम गल गयो, थोड़ा दिना को पावनो छे। मेवाड़ी में कहते हैं पड़त वी गयो। मारवाड़ी में कहते हैं माचो पकड़ीडो, पाछो हरियो नहीं हाले। मागड़ी में कहते हैं कि एवा नहीं बचलो। वरज में कहते हैं कुड़क भी बारो दिना न गिण रहो है। और ढूंढाड़ी में कहते हैं राम जी ने प्यारो उबाड़ो छे। कुल मिलाकर राजस्थान की सरकार की वानगी है। माननीय सभापति महोदय, संयोग से में राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों के कुछ प्रमुख हिस्सों में जाने का अवसर मिला और उस दौरान अनेक गांवों में लोगों से बातचीत करते वक्त जो चर्चा होती थी, राजस्थान की जो मौजूदा हालात है उसके बारे में जो अभिभाषण में सबसे पहले जो चीज़ें कही गई, क्योंकि मैं देखता हूं कि पिछले कुछ अरसे से किसी भी प्रदेश की उसकी समृद्धि का, शांति का, सहूलियत का कारक होती है तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। अब सरकार ये कहती है कि इसमें अभिभाषण के पेज नंबर 2 के बिंदु 7 पे सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये प्रसन्नता के विषय कि हमारी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता से कदम उठाए और संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन के मूल मंत्र को धरातल पर उतारा है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश शांति के रूप में जाना जाता था और इसलिए यहाँ पर्यटन के लिए, रिहाइश के लिए, व्यापार के लिए बहुत खुशी खुशी लोग आते थे। लेकिन यदि आज राजस्थान की कानून व्यवस्था की यदि वानगी देखेंगे, 8.5 लाख मुकदमे, माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुकदमों का दर्ज होना, ये वहाँ की कानून व्यवस्था की वानगी अपने आप में पेश कर देता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 17 बलात्कार और 7 हत्याएं प्रतिदिन का आंकड़ा पेश करता है, जो साइट पर उनके उपलब्ध है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, एक वानगी तो आपके यहाँ से कि राजस्थान में जिस तरीके से गैंग वॉर ने राजस्थान की पूरी शांति व्यवस्था को माफियाओं के हवाले कर दिया दिखता है। और मुझे लगता है कि सदन में बैठे तमाम लोग
उन्होंने वो दृश्य देखा होगा। और माननीय सभापति महोदय, आपका ही शहर था, क्या किसी की आत्मा में वेदना नहीं हुई होगी जब एक बेटी 16 साल की अपनी बाप की लाश को सिरहाने पर लेकर रोती हुई दिखती थी। ये दृश्य ऐसा ही था जैसे हॉलीवुड के फिल्म मेकर टेरेंटिनो की फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरीके से गैंगवार में जुटे अपराधी और पिस्तौल लहराते हुए और सुरक्षित सरेआम निकल जाते थे। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सरकार को कोई इल्म नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, और इसलिए उनके बारे में ठीक ही कहा गया है, तुम मसरूफ रहते हो अपनी बातों में, तुम मसरूफ रहते हो अपनी बातों में, तुम्हें क्या पता कि कितना तनाव है हालातों में, या खुदा ये किस रंग में आई है बहार, जर्द ही जर्द है पेड़ों पर, हरा कुछ भी नहीं। ये वानगी पेश करती है राजस्थान की सरकार की। माननीय सभापति महोदय, मैंने कोशिश की कि मैं राजस्थान की आवाम का पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन जिन बातों का जिक्र किया पुलिस को फ्रेंडली बनाने का, ये सारे आंकड़े राजस्थान को रेप में नंबर 1 बताते हैं। पिछले साल का आंकड़ा 6000 बलात्कार, पिछले साल के मुकाबले 19% की बढ़ोतरी है। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि मैं देख रहा था कि 4 साल की जब उपलब्धियों का जिक्र हुआ तो एक खूबसूरत सा विज्ञापन, मुस्कुराता हुआ मुख्यमंत्री का चेहरा, और एक बड़ा सारा विज्ञापन जो लाखों की करोड़ों की भुगतान के बाद वो विज्ञापन सामने आया होगा, लेकिन उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा राजस्थान की उन 6 साल से लेकर 60 साल तक की जो अबलाएं थी, जिनके बलात्कार से लेकर पैर काटने तक की घटनाएं यहाँ हुई हैं, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं से सदन भी शर्मसार होगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कानून व्यवस्था से जुड़ा एक जो बड़ा मसला है, वो मसला है खान माफिया का। मैं कितने मसले यहाँ गिनाऊं आपको, लेकिन राजस्थान में खनन माफिया ने जिस तरीके से आतंक मचाया है, एक पैरेलल सरकार चलाते हैं, और मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सांगोद से आने वाले विधायक और पूर्व मंत्री, मुझे लगता है कि सरकार यदि उनकी समस्या का भी निराकरण कर दे तो बेहतर होगा। इतनी चिट्ठियां लिख दी, और मैंने उनके घर के बाहर का एक पर्चा देखा। माननीय सभापति महोदय, हम नहीं कह रहे, मैं कुछ कहूंगा तो लगेगा सियासी आरोप है। उन्होंने ही अपने मंत्री के खिलाफ लिखा, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा खाया, जो भी खाया उसे पचाया, मंदिर बनाया ब्याह रचाया, अधर्म कर धर्म का सांग सजाया, बाड़े की भीड़ कर खूब नाम कमाया, जो भी नेता आया वह भाया की माया को कभी समझ न पाया, वाह रे भाया गजब तेरी माया। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि पहले तो उनका निराकरण कर देंगे, उनकी समस्या का तो अच्छा होगा। दूसरा, सभापति महोदय, ये सरकार इस काम के लिए भी बदनाम होगी। मेरे ख्याल से खूब सारी उपलब्धियों का जिक्र हुआ होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर पुजारियों की हत्या टारगेट करके, या तो हत्या या उनको आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ा। जिन खनन माफियाओं का जिक्र कर रहा था, उसी के साय में ब्रज क्षेत्र के एक साधु ने डिक्लेयर करके अपने आप को आत्मदाह के हवाले किया। कितनी सारी घटनाएं बताऊं। 10 अक्टूबर 2022 को करौली के 55 साल के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जमीन में जिंदा जला दिया, जमीन के विवाद में। 1 दिसंबर 2021 को जालोर में 70 साल के पुजारी, 7 जून 2022 को बूंदी जिले के पुजारी विवेकानंद मूर्तियां चुरा ली, उनकी हत्या कर दी। 18 अगस्त 2022 को हनुमानगढ़ जिले के 75 साल के साधु चेतन दास का शव मिला, शरीर पर चोटों के निशान थे। 26 नवंबर 2022 को राजसमंद में नवरत्न प्रजापति की उनके पत्नी और बेटों के सामने उनको जिंदा जला दिया। 21 दिसंबर को धौलपुर जिले के, जिन्होंने इस्लाम से हिंदू धर्म को कबूल किया, उस पार्वती माता मंदिर के पुजारी बहाउद्दीन खान की हत्या करके बोरे में बंद करके नदी में फेंक दिया। ये घटनाएं अचानक नहीं होती, एक के बाद एक की घटनाओं ने।
माननीय सभापति महोदय, सरकार कहती है कि हम दलितों और वंचितों के हितैषी हैं, लेकिन राजस्थान नहीं हिंदुस्तान का आंकड़ा कहता है कि सर्वाधिक अपराध कहीं हुए तो दलितों और वंचितों पर हुए। 26 अप्रैल 2019 की थानागाजी की गैंगरेप की घटना जब ये सरकार बनी थी उस समय की घटना है, उसके बाद एक फहरिस्त है। आज राजस्थान महिला अपराध में, दलितों के अपराध में, वंचितों के अपराध में नंबर 1 है। 26 फरवरी 2020 को नागौर में हुआ। 10 अक्टूबर 2021 को हनुमानगढ़ में एक दलित युवक को डंडों से पीटकर मार डाला गया और उसके शव को उसके घर फेंक दिया गया। 18 मार्च 2022 को पाली के जितेंद्र मेघवाल को केवल मूंछें रखने के कारण मार दिया गया। माननीय सभापति महोदय, सभ्य समाज में हम लोग रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, 25 मार्च 2022 को सिरोही के भरत कुमार को पेशाब पिलाया गया और उसको उसके काम के पैसे मांगे। 16 अगस्त 2022 को जालोर जिले में 9 साल के बच्चे को, इसी तरीके से 8 जनवरी 2022 को अलवर जिले में दलित के घर पे पथराव करके। सभापति महोदय, यहाँ उपलब्धियों के तौर पर अभी मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे वो साइबर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे सरकार में। मेरे ख्याल से जिन्होंने नेटफ्लिक्स देखी होगी उसमें जामताड़ा का एक दृश्य देखा होगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर ठगी होती है। मेवात के लोग सरकारी नौकरियां नहीं मांगते सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि 8000 से ज़्यादा साइबर ठगी की घटनाएं 2.5 करोड़ से ठगी हुई और उसमें जिस तरीके से फिशिंग की, बैंकिंग की, एटीएम को चोरी की, इस तरीके की एक लंबी फहरिस्त है। और आपको ताजुब होगा, आप चाहेंगे तो प्रमाण दूंगा कि इस राजस्थान की सरकार में साइबर ठगी का नमूना ये है कि माननीय स्पीकर महोदय का डीपी लगाकर मुझसे भी ये डिमांड की गई। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, सदन चाहेगा तो मैं उसको पेश करूंगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें अधिकारियों को भी इस ठगी का शिकार होना पड़ा। तो माननीय सभापति महोदय, राजस्थान इस समय साइबर ठगी के मसले में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया। माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस हुआ कि राजस्थान की सरकार में सबसे ज्यादा बड़ा पाप कोई हुआ है, वो पाप है पेपर लीक का। और मुझे दुख हो रहा था कि किस तरीके से सरकार के जिम्मेवार मंत्री नॉन सीरियस तरीके से जम्मू कश्मीर का उदाहरण दे रहे थे। क्या उनकी आत्मा नहीं हिली होगी जब हनुमानगढ़ के कन्हैया लाल ने ये कहते हुए कि 135 नंबर आए रीट में, उसको उम्मीद थी कि वो परीक्षा में पास हो जाएगा, लेकिन उसको पता लगा पेपर लीक हो गया। उसने सुसाइड नोट लिखा और ये कहा, पापा सॉरी पापा, आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। क्या उसके सपने तोड़ने का, उस आत्महत्या की दोषी ये राजस्थान की सरकार नहीं है? माननीय सभापति महोदय, मैंने, क्योंकि मैं दोहराऊंगा नहीं, 16 से भी ज्यादा ऐसी परीक्षाएं जो लीक हुई और एक के बाद मुझे लगता है कि जो पेपर लीक तो अपराध है ही, लेकिन राजस्थान की बेरोजगारी के बारे में जन घोषणा पत्र से लेके, अभिभाषण से लेके, बजट से लेकर इस बात का हमेशा उल्लेख हुआ कि हमारी सरकार इतने पदों की भर्ती कर रही है। सदन में मुख्यमंत्री जी आंकड़ा पेश करते हैं, जब आंकड़ा पेश करते हैं तो फिर राजस्थान की हिंदुस्तान में सर्वाधिक बेरोजगारी क्यों है? सरकार के पास जवाब है क्या इसका कि 20% से भी ज्यादा 19-20 और 21-22 की सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में है। और अफसोस होगा कि बेरोजगारी के कारण 5593 नौजवानों ने आत्महत्या करी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, दुष्यंत कुमार जी से माफी चाहूंगा, उन्होंने एक शेर लिखा था, लेकिन मुझे लगता है कि जब लोग कहते हैं कि पेपर लीक नहीं होता तो राजस्थान से ज्यादा महफूज जगह नहीं है। कौन कहता है सरकारी पेपर लीक नहीं हो सकता? कौन कहता है सरकारी पेपर लीक नहीं हो सकता? अच्छा, तो राजस्थान में करवा कर देखो यारो। जब हम कहते हैं कि सरगना को पकड़ो तो मुख्यमंत्री कहते हैं विपक्ष बौखलाया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, एक दूसरे शख्स हैं जो पीसीसी के चीफ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, टोंक के विधायक हैं,
वो खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, न मेरे दल के लोग कह रहे, वो कह रहे तिजोरी से पेपर आया कैसे, ऐसा कौन सा जादू हुआ। सभापति महोदय, सरकार को चाहिए कि बता देना चाहिए ये जादू किसने किया और क्यों हुआ। माननीय सभापति महोदय, एक जो बड़ा मसला राजस्थान की जनता के समक्ष है, कांग्रेस के एक अंतर्राष्ट्रीय नेता 2018 के चुनाव में आए, उन्होंने कहा कि 10 तक गिनती गिनेंगे और राजस्थान के सारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। मैं पिछले दिनों गंगानगर जिले के दौरे पर था। मेरे दल के लोगों ने एक महिला को मेरे सामने पेश किया और कहा कि हम इसको मदद करना चाह रहे हैं। पूछा, कौन है ये महिला, क्यों मदद करना चाह रहे हो? इन्होंने कहा कि ये राय सिंह नगर के ठाकरी गांव की सोनलाल कडेला की बेवा है। आज तक राजस्थान की सरकार का कोई नुमाइंदा इनके आंसू पोंछने नहीं आया। हम इसकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं। ये सोनलाल कडेला वही व्यक्ति था जिसने कर्जे के कारण आकर लाइव वीडियो जारी किया और अपनी सुसाइड कर ली और ये कहा कि राजस्थान की सरकार मेरी आत्महत्या की दोषी है। और माननीय सभापति महोदय, ये केवल एक घटना नहीं, निमेड़ा के 75 साल के किसान सीताराम मीणा, जिन्होंने 44 बीघा जमीन गिरवी रखी, बैंक का लोन लिया और अंततः उनको कोई आस नहीं दिखी। किसान जगदीश मीणा ने मरुदरा बैंक से लिया, कोई उसको उम्मीद नहीं हुई। राम साय मीणा दिवंगत हो गए, जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया। माननीय सभापति महोदय, जब सरकार कहती है कि हमने कर्जे माफ कर दिए, किसानों को सहूलियत दी, तो मेरे ही सवाल के जवाब में राजस्थान की सरकार जवाब देती कि 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। तो जब सहूलियत दे दी तो आत्महत्याएं और नीलामी क्यों? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम सस्ती बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे, दर नहीं बढ़ाएंगे। अब मुझे लगता है कि जिस तरीके की घटनाएं हैं, झालावाड़ जिले के मनोहर थाना उपखंड के किसानों से बात हुई तो उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि तकलीफ का कारण ये कि सर्दी की रात में हमें बिजली मिलती है। भीलवाड़ा के जमनालाल बैरवा इसलिए चले गए कि वो ठंड में पिलाई कर रहे थे, उस दौरान उनकी मौत हो गई। मृत किसान के पुत्र महावीर नागर 12 जिले के कितना बेबस महसूस करते होंगे, और जो कहा, यह भी दावा किया कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो राजस्थान में इस समय हमारे पड़ोसी राज्यों में जहां 6.5 रुपये प्रति यूनिट उपलब्ध है, वहीं राजस्थान में 7 रुपये 65 पैसे से 7 रुपये 95 पैसे। पिछले दिनों 21 रुपये सरचार्ज बढ़ाया, तो कम से कम 1 करोड़ 31 लाख उपभोक्ताओं पर इसका असर हुआ। मैं निवेदन करूंगा, अशोक जी बिजली दीजिए पर करंट मत दीजिए। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण में यह दावा किया गया कि आईसीयू के बेड की संख्या 2000 कर दी, लेकिन क्या इस सदन की आत्मा वेदना से नहीं भरी होगी जब कोई नौनिहाल वार्मर के कारण मौत का शिकार हो गए? जेके लोन के कोटा के उन नौनिहालों की घटना कौन भूला होगा? 900 से ज्यादा इस तरीके के बच्चे काल कलवित हो गए। माननीय सभापति महोदय, आपने पेज नंबर 4 पर अभिभाषण में कहा, पॉइंट नंबर 17, चिरंजीवी योजना। आपने कहा कि हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, 31 लाख लोगों का उपचार किया। लेकिन मुझे लगता है कि दिव्या मदेरणा जी का, ओसियां की विधायक का, और एक ट्वीट जरूर पढ़ लेना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि वो केवल ट्वीट को लिखे नहीं, यदि बोलेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। चिरंजीवी योजना की विफलता को लेकर ओसियां की विधायक, सत्ताधारी दल की विधायक, हमारा विधायक नहीं था, वो धरने पर बैठी और उन्होंने लिखा, ये 11 सितंबर 2022 की घटना है। एक प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ बैठी। दिस इज ए स्लैप ऑन द मेडिकल माफिया एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमंस। This is a slap on Association of Private Hospitals. This is a slap on Sunil Chandak, Director of Accused Private Hospital.
This is slap on the Jodhpur district collector and this is the slap on the crippled government system. ये ओशियां की विधायक का कथन है। मैं चाहूंगा कि वो इतनी बोल्ड हैं कि कम से कम ट्विटर की बजाय इस बात को सदन में दोहराएंगी। माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना के होर्डिंग्स लगे हुए। मुख्यमंत्री महोदय अचानक एक जगह गए, उस व्यक्ति से पूछा इंदिरा रसोई की योजना में बैठे हुए, और बगल के व्यक्ति से पूछा कि चिरंजीवी योजना क्या है। वो व्यक्ति इनकार करता है। ये 20 अक्टूबर 2022 की, और ये वीडियो संयोग से मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पे है, ये मेरा नहीं। माननीय सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि ये जो चिरंजीवी योजना है ये भी लगभग ऐसी है, मरीजे सियासत पर ये रहमत खुदा की, मरीजे सियासत पर ये रहमत खुदा की कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। मुझे लगता है कि सरकार भी बीमार है, अस्पताल भी बीमार है, तो बीमार का इलाज करेगा कौन। माननीय सभापति महोदय, एक पेज नंबर 16 पे 69 पे पॉइंट पे लिखा है, प्रदेश में गौवंश के संरक्षण की दिशा में 4 वर्ष में अभूतपूर्व काम हुआ। मुझे पता नहीं को कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन अभी नंदी गौशाला की कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन राजस्थान की सरकार की संवेदनहीनता का पता इसी से पता लग जाता है कि 10 लाख गोवंश ये लंपी के कारण राजस्थान में पूरा का पूरा खत्म हो गया। गो हत्या की पापी तो राजस्थान की सरकार है। माननीय सभापति महोदय, मेरे कई मित्रों को पेट में दर्द होगा मैं जो बात कहूंगा। पेज नंबर 19 और 86 बिंदु है, जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना, जिसमें 500 स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे। माननीय सभापति महोदय, क्या किसी गरीब गांव में स्मार्ट क्लासरूम बना है क्या? 33 जिलों के 10 से लेकर 15 आयु वर्ग के 2.29 लाख बच्चे ये स्कूल नहीं जा पाते हैं। 85,000 पद खाली पड़े हैं स्कूलों में। ब्लैक बोर्ड, कुर्सियां, शिक्षक तो छोड़िए, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं। और इसलिए सभापति महोदय, मुझे लगता है कि कुछ और बातों का जिक्र करूं आपके समक्ष। सरकार की यहां तारीफ हुई कोरोना को लेकर। कोरोना के उस कालखंड को कौन भूल सकता है जब इसी सरकार ने वेंटिलेटर्स डंप किए, इसी सरकार ने वैक्सीन खराब की, लोगों को अस्पताल के दरवाजे पर मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो देश भला हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिन्होंने 220 करोड़ वैक्सीन लगाकर हिंदुस्तान और राजस्थान के लोगों की सुरक्षा की। माननीय सभापति, वो भी मुफ्त, वो तो परोसने का काम इनका, माल मोदी जी का। माननीय सभापति महोदय, पेज 30 के 136 आपको फालतू की लगेगी क्योंकि सरकार फालतू की है, लेकिन बात फालतू की है। पेज 30 बिंदु नंबर 136, शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना करने में राजस्थान पहला राज्य है। मैंने शांति और अहिंसा की बात की, बापू पीछे बैठे हैं आपके। राजस्थान में सर्वाधिक सांप्रदायिक घटनाएं इस 4 साल के कालखंड में। कौन भूल सकता है करौली को, भीलवाड़ा को, जोधपुर को? क्या गलती थी उदयपुर के कन्हैया लाल दर्जी की, जिसको कहा गया कि इसका सर, क्या गलती थी? लेकिन ये आपने पैदा किया। राम नवमी के और हिंदू नववर्ष के 17 जिलों में 144 लगाई, प्रतिबंध लगाया। आपके कौन लगते थे? हिजाब के मामले में आपने कोटा में पीएफआई को परमिशन दी, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई एनआई की तो राजस्थान में पीएफआई के तार जुड़े मिले, और उन सारों का संरक्षण और पोषण करने का काम इसी राजस्थान की सरकार ने किया। कितनी सारी घटनाएं, और अब तो सामने आ रही है सारी चीजें। किस तरफ से अरब से टेरर फंडिंग होती है और राजस्थान की इस शांति को लील लिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, बचाव में कुछ कहेगी सरकार, लेकिन ऐसा लगता है दिन एक सितम रात करो, वो दोस्त हो, दुश्मन को भी तुम मात करो। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। माननीय सभापति महोदय,
राजस्थान की सरकार की फितरत है। आपने 138 बिंदु पे 31 पेज पे कहा कि औद्योगिक सुधारों के परिणाम की वजह से प्रदेश में उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल मिल रहा। आप श्वेत पत्र लाइए, कितने एमओयू किए, कितने आपने आयोजन किए, कितने लोग आए, लेकिन राजस्थान में आज कोई भी निवेश के लिए कतराता है। मुझे 2 विदेशी डिप्लोमेट मिले जिन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से हम अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं सरकार से कि हम किस तरीके से यहाँ निवेश करें। राजस्थान के मुखिया ने उनको कई बार की रिक्वेस्ट के बाद भी समय दिया नहीं। माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश में निवेश के लिए, औद्योगिक वातावरण के लिए सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत चाहिए। आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये केवल स्लोगन है। सिंगल विंडो सिस्टम, भ्रष्टाचार की कितनी खिड़की हैं इस सरकार में आज तक पता नहीं लगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो राजस्थान की सरकार का औद्योगिक निवेश और रोजगार के लिए जो प्रोत्साहन की बात है वो थोड़ी हवाई दावे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने कई बातों का जिक्र किया, लेकिन मैं यदि यहाँ पेयजल की बात नहीं करूंगा तो अन्याय होगा, क्योंकि यहाँ कई उपलब्धियों के बारे में जिक्र हुआ। केंद्र की सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 27,000 करोड़ रुपए सरकार को दिया। सरकार चिट्ठी लिखती है कि योजना को आगे बढ़ाया जाए। 2024 तक 90 लाख कनेक्शन देने थे। आपकी लापरवाही, भ्रष्टाचार और शिथिलता के कारण 60 लाख का टारगेट पूरा हो रहा है। और मैं एक बार फिर से ओसियां की विधायक को उद्धृत करना चाहूंगा कि उन्होंने ही कहा था कि मंत्रालय और मंत्री रबर स्टैंप बना हुआ है। जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के बारे में जिस तरीके की बातें हुई है, मुझे लगता है कि मैं एक बात का साक्षी हूं। मुख्यमंत्री जी के नीचे विज्ञापन में लिखा हुआ है जल ही जीवन है। मैं हिंडौन गया, मुझे लगा कि जल जीवन नहीं है, इस सरकार में जल ही जहर है। हिंडौन में 71 साल का बुजुर्ग, पोखरण में दूषित पानी से बीमार लोग, और एक नहीं सैकड़ों बच्चे उसमें शामिल थे। तो ये घटना शुद्ध पेयजल की केवल एक जगह का नाम बताया जहां मैं साक्षी था। ऐसे दर्जनों शहर मिलेंगे जहां आज भी वो, मुझे लगता है कि तरसते हैं। माननीय सभापति महोदय, ये सरकार बीएसपी की बैसाखी पर टिकी है, किसी से छुपा हुआ नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीत कर आए। यहां ये मानता हूं कि जादूगर कमाल का है, और केवल जादू नहीं, हाजमा भी जोरदार है। 6 हाथी महाराज कोई नहीं ले सकता, वो नहीं जीम सकता। लेकिन ये जो इस बार चुनाव होगा, पिछली सरकार तो बीएसपी ने बचा दी, ये सरकार बीएसपी की बैसाखियों पर टिकी है। लेकिन 2023 का चुनाव ये बीएसपी ही इसका फैसला करेगी। लेकिन ये बीएसपी बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ये बीएसपी राजस्थान की है, ये बीएसपी राजस्थान की जनता की है। ये है बिजली, सड़क और पानी, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी 23 के चुनाव में पानी भी नहीं मांगेगी। मैंने बिजली का जिक्र किया, पानी का जिक्र किया। मैं मुख्यमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि भले आदमी हैं, निरपेक्ष हैं, सबको एक नजर से देखते हैं। मेरे यहां जब सड़क टूटी थी, लोगों ने मुझे कहा, सभापति महोदय, मैं 3.5 किलोमीटर नंगे पैर चला। पिछले 4 सालों से सदन में, सदन के बाहर अनेक अवसरों पर गुहार लगाई। दुनिया का हर तीसरा पर्यटक आमेर शहर में आता है। ये मुख्य शहर सड़क की आपको दशा की बात कर रहा हूं। 4 वर्षों में डिमांड के बाद भी वो सड़क वैसी की वैसी है। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे सुकून मिला, पर मैं ठीक जोधपुर से 15 किलोमीटर गया तो मुझे वैसा ही दृश्य मिला। मैंने अखबार के एक हेडिंग पे देखा कि सवारियां जोर से चिल्ला रही थी, अखबार में ही छपा
कि जोधपुर आई क्यों है, उस बस में सवारियों को इतने झटके लगे खड्डों के कारण, तो मुझे लगा कि कितना भला चीफ मिनिस्टर है, कितने निरपेक्ष व्यक्ति हैं कि जिन्होंने और उदारता से सबको एक जैसा, एक भाव से, समदृष्टि से रखा। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने घोषणाएं भी खूब की। अभी 2-3 घटनाएं एकदम से हुई। एक तो राजीव गांधी शहरी खेल के लिए कहा कि हम करेंगे, कल ही रात को उसको निरस्त कर दिया। एक महिलाओं को फोन देने की पिछले बजट में घोषणा करी, अभिभाषण में उसका उल्लेख नहीं है। इसका मतलब कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। माननीय सभापति महोदय, जो निशुल्क दवा की बात चलती है, मुझे एक रिप्रेजेंटेशन मिला जिसमें पेंशनर ने कहा ऐसे 11 लाख लोग हैं जिनको आरजीएचएस के जरिए दवाइयां देने की बात इसी सरकार ने स्वीकार की थी। माननीय सभापति महोदय, ऐसे 11 लाख लोगों की बीपी समेत 30 फ्री दवाइयां ये बंद कर दी। अब डॉक्टर लिखेंगे और उसको बाहर से खरीदनी पड़ेगी। ये सरकार का कमिटमेंट था। माननीय सभापति महोदय, पॉइंट नंबर 84 पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए बात कही गई 19 के अभिभाषण में। अब 23 आ गया और 23 में भी स्थिति है कि सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान 5वें स्थान पर है देश में। एक प्रश्न के जवाब में राजस्थान के अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने इस बात को स्वीकार किया है कि 29 परीक्षाएं होनी थी जिसमें केवल 14 हुई। ये डॉक्यूमेंट है जो सरकार ने अपनी तरफ से जारी किया है। 19 में पॉइंट नंबर 24 पर, 19 के अभिभाषण में भी पॉइंट नंबर 24 पर संविदा कर्मियों और अन्य कार्मिकों के समाधान के लिए 6 माह में गत सरकार के लिए लिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए राज्य सरकार अलग अलग मंत्री स्तरीय समितियों का गठन करेगी। 19 का अभिभाषण है सरकार आने के बाद। 20 निकल गया, 21 निकल गया, 22 निकल गया और 23 आ गया। अभी भी इस सरकार ने संविदा कर्मियों के उन समस्याओं के निराकरण की बात नहीं कही। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं ये जरूर सरकार से चाहूंगा कि कम से कम जो जन घोषणा पत्र में कही, जो पब्लिक के डोमेन में कही, जो सदन में कही गई, कम से कम उन बातों पर राजस्थान की जनता के, राजस्थान के किसानों के, राजस्थान के नौजवानों के, राजस्थान की महिलाओं के, राजस्थान के दलितों और वंचितों के हक और कल्याण के लिए कम से कम इस असत्य वचन से, इस पाप से बचे, तो जो कुछ बचा कुचा समय है उस समय में निराकरण करने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।